3 सरकारी 2 प्राइवेट जॉब करने वाली बहू। शहर में रहने वाली जमुना देवी की 5 बहुएं थी, जहां उसकी 3 बहू सरकारी मुलाजिम थी, जैसे कि योगिता वकील, दिव्या डॉक्टर और पीहू पुलिस थी। वहीं बची हुई 2 बहू प्रियांशी और अवनी जोमैटो फूड डिलीवरी जैसी प्राइवेट जॉब करती थी। शाम के 5 बज रहे थे। जमुना हॉल में बैठी हुई पॉपकॉर्न के मजे लूट रही थी। तभी अवनी और प्रियांशी घर में दस्तक देती हैं। अरे क्या बात है, आज ये 2 हंसों का जोड़ा 5 बजे ही घर कैसे पधार पड़ा। कहीं प्राइवेट नौकरी से हाथ तो नहीं धो बैठी। इसी बहाने मेरे मन की मुराद तो पूरी होगी। सचमुच सासू माँ, आपको समझाना हमारी सोच से परे है। अरे सोसाइटी में रहने वाली सभी सास अपनी कामकाजी बहुओं की बड़ाई करते नहीं थकती। पता नहीं क्यों आपको मेरा और प्रियांशी का जॉब करना खलता है। क्योंकि तुम्हारी इस टुच्ची सी जोमैटो की जॉब के चलते जमुना देवी की जगहसाई होती है। अरे तरह तरह की बातें बनती हैं। कहाँ 3 बहू सरकारी मुलाजिम है और तुम दोनों प्राइवेट जॉब कर रही हो, वो भी जोमैटो फूड डिलीवरी में। तनिक भी शोभा नहीं देता है। अरे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्या? माँ जी, इसमें शर्मिंदगी कैसी? आप बेहतर जानती हैं कि हम दोनों बहू 12वीं पास हैं। ऐसे में सरकारी नौकरी की सोच कैसे साकार हो सकती है? बस बस, ज्यादा बड़बोली बहू बनने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरी तीनों बहुएं घर में आए, जाओ जाकर रात के खाने की तैयारी करो दोनों। जी माँ जी। ये पहली दफा ना था जब जमुना ने अपनी प्राइवेट नौकरी करने वाली दोनों बहू को बेवजह खरी खोटी सुनाई हो। जब तक जमुना अपनी 5 बहू की सरकारी और प्राइवेट नौकरी के बीच भेदभाव ना करे, उसके पेट का पानी कहाँ पचने वाला था। कुछ ही देर के बाद उसकी तीनों सरकारी नौकरी वाली बहू घर आती हैं। अरे आ गई मेरी तीनों बहू रानियों। अवनी, प्रियांशी, जल्दी से पानी लाओ मेरी तीनों बहुओं के लिए। फिर अवनी तीनों के लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए जेठानी जी पानी। शुक्रिया अवनी, हम तीनों तो बस आ ही रही थी, तुमने क्यों तकलीफ की। एक तो वैसे ही सारा दिन भाग दौड़ करके थक जाती हो। हाँ देखो ना योगिता, अवनी का चेहरा थकान से कैसे मुरझा गया है। बोलो भला, रे प्राइवेट नौकरी में ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ता है। इन दोनों महारथियों को बस पका पकाया खाना ही तो घर घर पहुंचाना होता है। मेहनत की मार तो तुम तीनों झेलती हो। योगिता बहू, तेरी जॉब तो जुबान से जुड़ी है। वकील जो ठहरी, सारा दिन एक सांस पर मसले सुलझाती है। और दिव्या बहू भी बेचारी सारा दिन मरीजों के बीच जूझती है। और बेचारी पीहू बहू को पुलिस होने के चलते सारा दिन मौसम और मेहनत की मार झेलकर शहर के सड़क पर भाग दौड़ करना पड़ता है। माँ जी, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, मेहनत दोनों में बराबर है। अगर अनुमान आका जाए तो प्रियांशी और अवनी हम तीनों से अधिक समय काम करती हैं। मैं और दिव्या तो एयर कंडीशन में रहकर काम करती हैं, मगर ये बेचारी पीहू की तरह सारा दिन धूल भरी सड़क पर घूमती है। प्रदूषण और मौसम की मार ये भी झेलती हैं, और बावजूद उसके घर आकर कभी अपने प्राइवेट जॉब में आने वाली दिक्कत आपके सामने जाहिर नहीं करती। बस बस बहू, मुझे पता है कि तू वकील है, तुझसे बातों में जीतना मुझ बुढ़िया के बस की नहीं। ऐसा बोलकर जमुना बहुओं के बीच से चली जाती है और अपने कमरे में आकर हाथ मलते हुए कहती है, पता नहीं इन दोनों ने मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू को कौन सी पट्टी पढ़ाई है, जो उनके लिए ये एक शब्द ही नहीं सुनती। जहाँ इन्हें अपनी सरकारी के जॉब का धौंस जमाना चाहिए, ये तीनों तो प्रियांशी और अपनी बहू के 2 कौड़ी के प्राइवेट जॉब की बड़ाई करते नहीं थकती। अरे मैंने इन 5 में बीच बसे सम्मति को समाप्त नहीं किया, तब मैं भी जमुना नहीं। समय गुजरता है, पांव फटते ही 5 बहू अपने काम पर निकल जाती हैं। अच्छा माँ जी, हम तीनों चलते हैं। हाँ जाओ मेरी तीनों बहू रानी, भगवान तुम तीनों को जल्दी से प्रमोशन दे ताकि मेरी बहू बढ़ चढ़कर तरक्की करे। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, सारा काम निपटा दिया है, मैं और अवनी भी निकलते हैं। काम गिनवा कर दिखा दिया ना, गरीबों वाली जात। मेरी ही मती मारी गई थी जो तुम दोनों बला को बहू बना लाई। बरसों का सपना था मेरा कि मेरी 5 बहू सरकारी सर्विस वाली हो, मगर तुम दोनों को ये 2 कौड़ी की प्राइवेट की नौकरी देकर मुझे अपनी पसंद पर पछतावा होता है। प्राइवेट नौकरी लेकर सास के मुंह से निकले कड़वे शब्द बेचारी दोनों बहू के मन को भीतर तक भेद देते हैं। माँ जी, कभी तो आप मीठे मुंह बात किया कीजिए। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब आप हमारी प्राइवेट जॉब को लेकर हम बहुओं को ताने बाने ना सुनाए।
बेशरम बेगैरत, अरे अपनी सास से ऐसे बात करते तुझे शर्म नहीं आई? जब से इस प्राइवेट नौकरी में तुम्हारे पाँव क्या पड़े हैं, तेवर ही बदल गए। मेरी सरकारी नौकरी वाली तीनों बहू तुमसे 4 गुना ज्यादा कमाती हैं और तुम 4 पैसे क्या कमाने लगी हो मुझे जवाब देती हो? जमुना की बेतुकी बातों को नजरअंदाज करके दोनों बहू काम पर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, समय के साथ संडे का दिन दस्तक देता है। पांचों बहू रसोई घर में काम कर ही रही होती हैं, तभी जमुना वहां आती है। अरे पीहू, दिव्या, योगिता, इतवार के दिन भी इतनी जल्दी उठने की क्या आन पड़ी थी तुम्हें? आज के दिन तो देर सवेर उठती ताकि शरीर को आराम मिल जाए, और इन जोमेटो वाली बहुओं के होते तुम क्यों रसोई में जुटी हो? क्योंकि माँ जी, मिल बांट कर काम करने में अपना ही मजा है। एक इतवार के दिन ही तो ऐसा होता है जब हम पांचों बहू एकजुट होती हैं। जेठानी जी, मुझे और अवनी को जोमेटो में आज संडे भी ड्यूटी देनी है। वो दरअसल डिलीवरी बॉय छुट्टी पर है। इसमें दिल छोटा करने की क्या बात है प्रियांशी, जॉब भी जरूरी है, तुम जाओ। फिर दोनों बहू अपने जॉब पर निकल जाती हैं, जिसके तुरंत बाद जमुना कहती है, देख लिया तुम तीनों ने, जिनकी बड़ाई करते तुम तीनों की जुबान नहीं थकती है, वही काम से बचने के लिए निकट्टू बनकर जॉब का बहाना बनाकर रवाना हो गई मस्ती करने। जमुना की किसी भी फूट भरी बातों का तीनों बहुएं कोई जवाब नहीं देती। समय बीतता है। एक सुबह, बहू, कभी अपनी बूढ़ी सास को भी समय दे दिया करो। सारा दिन तुम तीनों सरकारी दफ्तर में रहती हो और आने के बाद अपने कमरे में रहती हो। माँ जी, आजकल मैं एक इम्पोर्टेंट केस में उलझी हूँ। हाँ माँ जी, मुझे भी कल से अगले 1 सप्ताह तक अस्पताल में ही रहना है। सीनियर्स का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। पीहू बहू, तू तो अपनी सास के संग कुछ समय बैठ जा। फिर कभी माँ जी, मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकलना है। जमुना की तीनों सरकारी सर्विस वाली बहू चली जाती हैं, तभी उसकी दोनों प्राइवेट जॉब वाली बहू उसके पास आकर कहती है, माँ जी, क्या किसी ने आपको बताया है कि जब आप मुंह लटकाती हैं तो आप एकदम गोलगप्पू लगती हैं? माँ जी, आज से हमारा सारा वक्त आपका है। ये सुनकर जमुना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये क्या माँ जी, आप रो रही हैं? हमें आपकी नम आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बह जाने दे इन आंसू को बहू। प्राइवेट जॉब के पीछे मैंने तुम्हें कितनी बुरी बातें सुनाई, बावजूद इसके मेरे अकेलेपन में तुम मेरे संग हो, और मेरी सरकारी सर्विस वाली तीनों बहू मुझ बुढ़िया को तन्हा छोड़ गई। किसने कहा कि हम चली गईं? आवाज भाप कर जैसे ही जमुना पीछे पलटती है तो देखती है वहां उसकी तीनों बहुएं खड़ी हैं। तुम तीनों तो, माफ करना माँ जी, मगर वो हम तीनों की प्लानिंग थी। मगर माँ जी, वो सरकारी नौकरी का कड़वा सच भी था। माँ जी, बेशक हम पांचों बहुओं का पेशा एक दूसरे से अलग है, मगर दिल एक है। माँ जी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस हिसाब से हर दिन बढ़ रही है, ऐसे में से 10 में से किसी एक को ही सरकारी नौकरी मिल रही है। अधिकतर लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पांचों की नौकरी में इतना फर्क किया और तुम लोगों को इतना भड़काया भी एक दूसरे के खिलाफ। फिर भी तुम आज एक दूसरे के साथ खड़ी हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर देना, और हमेशा ऐसे ही एक साथ खड़ी रहना, कभी किसी के भड़काने में मत आना। आज से मेरी पांचों बहू इस बूढ़ी सास के गर्व का गढ़ हो। इस तरह पांचों बहुओं के बीच बसी आपसी सम्मति से आखिरकार सरकारी और प्राइवेट नौकरी के प्रति बनी जमुना देवी के नजरिए को बेहतर बदलाव दे जाती है। अरे क्या हुआ धनिया, ये गौरी राधा इतने जोरों शोरों से पगुराई क्यों कर रही है? इनको दाना नहीं दिया क्या? अरे पता नहीं जी, चारा भी कब का बना करके दे दिया, मगर मजाल है जो मुई इन मुदई गाय ने अब तक चारे में मुंह भी मारा हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आज ये अटपटा सा बर्ताव क्यों कर रही है। सांझ की बेला हो चली है, सभी के सभी दूध लेने आते ही होंगे, मगर ये थन को हाथ भी नहीं लगाने से रही। अभी धनिया ये कह ही रही थी कि शीला और सुधा दूध का बर्तन लिए वहाँ दस्तक देती हैं। धनिया मौसी, जल्दी से दूध दे दो। अरे शीला की बहू, दूध तो दे देती, मगर राधा और गौरी भरसक मुझे दूध दूहने ही नहीं दे रही। इन गायों की प्रजाति मेरी तो समझ से परे है। आप हटिए, मैं देखती हूँ। सुधा आगे बढ़कर गायों की जांच पड़ताल करने लगती है। वह गायों की पूंछ से लेकर उसके पंजों और सींगों को भली भांति चेक करती है। सर से पांव तक तो ये गाय एकदम स्वस्थ और सुबल है, फिर यह दूध देने में आनाकानी क्यों कर रही है? अरे सुधा बहू,
पारे हट, जरा मुझे जांचने दे। शीला हरिया की गाय गौरी के सींगों को सहलाती है। तभी गौरी करहाती हुई अपने जुबान के जबड़े खोल देती है। गाय के जुबान पर लाल रंग के गहरे चकत्ते पड़े होते हैं। क्यों री हरिया, एक पशुपालक होकर भी इतना खास खबर नहीं है क्या कि महीने में एक दफा माल जाल के शरीर को सफा कर दूं? गौरी और राधा के जीभ पर चकत्ते हो गए, इसलिए ये चारा नहीं चर पा रही। जा जाकर हाट बाजार से पोटाश खरीद कर ला। उसे इनकी जुबान को साफ करना होगा। अगर इनकी जुबान ठीक नहीं होगी तो ये दाना पानी नहीं खाएंगी, और बगैर पेट में दाना पानी पड़े ये बेजुबान गौमाता भला किस बलबूते पर दूध देंगी। हरिया बाजार से जाकर शीला के सुझाए हुए दवाई को लेकर आता है। हरिया की गाय सहजता पूर्व शीला से दवाई लगवाती है। शीला भौजाई, मेरी दोनों गाय भली चंगी तो हो जाएंगी ना? काहे कि इनके बलबूते दोनों दंपत्ति का पेट पालता है। इनके बगैर हमारा दूजा चलनसार नहीं है। अरे धीरज धर हरिया, सवेरे तक तेरी दोनों गाय एकदम टनाटन हो जाएंगी। अगली सवेरे जब दोनों सास बहू हरिया के घर पधारती हैं तो दोनों दंपत्ति गौशाला के दो छोर में बंधी गाय राधा और गौरी का दूध दूह रहे होते हैं। अरे शीला भौजाई, तुमने तो 100% सच कहा था। मेरी दोनों गाय तो एकदम स्वस्थ हो गई। शीला भौजाई, आपको तो जानवरों का उपचारक होना चाहिए था। वैसे शीला बहन, तुमने जो कभी गाय का लालन पालन भी नहीं किया, बावजूद इसके तुम इन बेजुबान जानवरों की बोली भाषा कैसे जान जाती हो? क्योंकि ब्याह से पहले बलिहार में मेरे बाबूजी गांव भर के गाय का उपचार इलाज करते थे। बस उन्हीं के गुण हैं। ये लो शीला भौजाई, तुमने मेरी गायों को जीवन दान दिया है। ये थोड़े बहुत पैसे हैं, इसे रख लो। अरे हरिया, ये चंद पैसे देकर तू मेरी बहू के सामने मुझ सास को शर्मसार कर रहा है। मैं पैसे के लिए बेजुबान जानवरों की जान नहीं बचाती, बल्कि पुण्य के लिए ये करती हूँ। माँ अन्नपूर्णा की दया से मेरे घर में भंडार भरे हुए हैं, और मेरा बेटा बब्बन भी शहर में बतौर एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाता है। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद हरिया की गाय राधा एक बच्चिया को जन्म देती है। बच्चिया को थोड़ा बहुत बड़ा हो जाने के बाद हरिया कहता है, अरे धनिया, हमारी गाय राधा की बच्चिया बड़ी हो चुकी है। मैं इसे गायों के मवेशी मलखान को सौंपने जा रहा हूँ। हरिया अपनी बच्चिया को हाँकते हुए दूसरे गांव की ओर अग्रसर होता है। कुछ ही देर में वह मलखान के पास पहुँचता है। अरे क्या बात है मवेशी मलखान, तू इतना हताश क्यों है? पता नहीं हरिया, मेरी सभी गाय दिन प्रतिदिन एकदम कुम्हलाती और कमजोर पड़ती जा रही हैं। कई सारे पशु उपचारक से जांच पड़ताल कर ली, बावजूद इसके इनके सेहत में सुधार नहीं कर पा रहा। अरे एक बार मुझे तो खबर करता। मेरे गांव में एक सास बहू का जोड़ा है जो मुफ्त में गाय को चंगा भला करती हैं। क्षण भर के भीतर वो गाय के रोग को जड़ से पकड़ लेती हैं। मैं कल उन्हें लेकर आऊंगा। हरिया सास बहू से ये बात साझा करता है, जिसके साथ अगले दिन सूरज की लालिमा के साथ सास बहू मवेशी मलखान के पास आती हैं। मलखान भाई, आपकी गाय को छूती ही बीमारी लगी है। बोलचाल की भाषा ने ये संक्रामक रोग है जो बीमार गाय के जुबान से गिरे लार से एक गाय से दूजे के भीतर प्रवेश पाती है। फौरन ही इन सभी गाय के गौशाला को साफ सुथरा करना होगा और इन्हें अलग अलग श्रेणी में बंधना होगा, तभी ये स्वस्थ हो सकेंगी। और इन्हें रूखा सूखा चारा न देकर उनके चारे में खली दाना देना होगा। मलखान सास बहू के सुझाव अनुसार ही अपनी मरियल गाय को देखरेख करता है। सप्ताह भर के बाद सास बहू गाय की सेहत की खास खबर जानने की आतुरता में दौड़ के लिए वहाँ आती हैं। अब कैसी है तुम्हारी गाय? अरे बहन जी, आप दोनों सास बहू की तरकीब तो एकदम सोने के समान साबित हुई। मेरी सभी गाय 2 दिन के भीतर ही तंदुरुस्त हो गई। अगर आप दोनों समय से ना आती तो मेरी सारी गाय एकाएक खाक हो जाती और मुझे अथाह घाटा सहना पड़ता। बिना सीख के आप दोनों बेजुबान जानवरों की तकलीफ भी समझ लेती हैं। ये तारीफ काबिल और ताज्जुब की बात है। धीरे धीरे दोनों सास बहू गाय के उपचारक के नाम से गांव-गांव पहचानी जाने लगी। कभी कोई मदद मांगने उनके द्वार पर आता तो कभी कोई। एक दिन खेमू नाम का एक गाय पालने वाला व्यक्ति सास बहू से मदद की मांग करता है। मेरी मदद कीजिए,
जाने मेरी सारी गायों को क्या हो गया है जो वो कोलाहल करती रहती हैं। अरे मेरे साथ चलिए। दोनों सास बहू फौरन खेमू के साथ निकल पड़ती हैं। कुछ ही देर में वह खेमू के घर आती हैं, जहां खटाल में खूंटों बंधी सभी गाय करहाते हुए कोलाहल कर रही थीं। ना जाने मेरी बेजुबान जानवरों पर किसकी बुरी बला पड़ गई है, जो पिछले 3 रोज से ऐसे ही कराते हुए कोलाहल कर रही हैं। अचानक से चिकित्सक सास बहू की तेज निगाह गायों के शरीर के फरों में चिपके कीड़े पर जाती है। अरे इन गायों के सारे शरीर पर तो किलनी के कीड़े ने जकड़न पैदा कर दी है। क्या इन दिनों गायों के खाने की खुराक घट रही है? हाँ बिल्कुल, बस सारा दिन छटपटाती रहती हैं। भाई जी फौरन ही नीम की पत्तियों और गुनगुने पानी का प्रबंध करो, क्योंकि इन गायों के शरीर पर चिपके कीड़े नीम की पत्तियों के पानी से ही मरेंगे, तभी इन रोगी गाय को राहत मिलेगी। खेमू झटपट से नीम की बारियों को तोड़कर उन्हें गुनगुने पानी में गर्म करता है, जिसके बाद चिकित्सक सास बहू फौरन फेटा बांधकर गायों को भली भांति नहलाती धुलाती है। फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी गाय एकदम राहत पा जाएंगी। ताज होते होते खेमू की सभी गाय भली चंगी होकर अपने पैरों पर अडिग खड़ी हो जाती हैं। खेमू सास बहू का धन्यवाद करते हुए, आज के जमाने में जहाँ इंसान इंसानों की भाषा भी नहीं पहचान पाता, वहीं आप दोनों सास बहू बेजुबान जानवरों की बोली भाप जाती हैं। ये गाय के प्रति आपके लगाव को बखूबी दर्शाता है। शुक्रिया भाई, मगर हम दोनों सास बहू ये पैसों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के जीवन के बचाव के लिए करती हैं। इस तरह दोनों सास बहू आगे भी मरियल गायों को भला चंगा करती थी। इस सेवा के बदले वह कोई मोल नहीं लेती थी, बल्कि मुफ्त में ही गाय की जान बचाती थी। सास बहू की इस निस्वार्थ सेवा के लिए सारे गांव में उनकी सराहना होती थी। जहां एक और परिवार के सदस्य अपनों की परेशानी के पीछे का कारण भी नहीं जान पाते, वह सास बहू बेजुबान गाय की तमाम तकलीफों को झट से भांपकर इनका इलाज उपचार किया करती थी, जो उनके अनूठे इंसानियत को दर्शाता है। स्कूल के बाहर कुर्सी पर पांव पसारे बैठा किशोर रेडियो पर प्रसारण सुन रहा था कि अचानक उसके कान में खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये स्कूल के भीतर कैसा शोरगुल है? कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? अरे भाई देखना पड़ेगा। किशोर टॉर्च लिए हुए स्कूल के भीतर आता है। स्कूल के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिसियाती हुई सर्द लहरें समा को खौफनाक आकृति दे रही थी। किशोर बेखौफ होकर आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, तो ये आवाज बावर्ची खाने से होगी। जरूर चूहा होगा, आज तो इसकी खैर नहीं। जैसे ही किशोर बावर्ची खाने का किवाड़ खोलता है, एक चुड़ैल चूल्हे पर खाना पका रही होती है। उसके आजू बाजू में 2 भूतिया बच्चे खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर किशोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल, अरे मर गए रे। क्या हुआ किशोर? चुड़ैल को देखकर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। अरे भाग किशोर, वरना ये चुड़ैल कहीं तेरे चिथड़े न कर दे। किशोर फुर्ती के साथ भागता है, तभी चुड़ैल के दोनों भूतिया बच्चे उसे आगे से घेर लेते हैं। शाबाश बिट्टू, तुझे मेरे राज का पता चल चुका है। अगर तू जिंदा बच गया तो ये सभी को पता चल जाएगा कि इस स्कूल में मिड डे मील बांटने वाले इंसान नहीं, चुड़ैल है। अब मैं तेरे ताजी गोश्त से बिरयानी बनाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। चुड़ैल अपने पैने दांत गाड़ा कर किशोर का खून पी जाती है और अपने शैतानी शक्ति से उसे बिरयानी में बदल देती है। रानी बिट्टू, तुम्हें बिरयानी खानी थी ना? लो खाओ। अरे वाह माँ, ये बिरयानी तो बड़ी स्वादिष्ट है। इतने दिनों के बाद इतना तगड़ा शिकार खाने को मिला है। रात की बेला बीतने के साथ चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे इंसान में बदल जाते हैं। सभी बच्चे बस्ता टांगे स्कूल आते हैं। कुछ घंटे बाद चुड़ैल बच्चों के बीच खाना बांटना शुरू करती है। तभी रोमेल और चंकी अपना टिफिन बॉक्स बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे ओ आंटी, ये क्या कछुए की तरह धीमे धीमे हाथ चला रही हो? जल्दी हाथ चलाओ। ये छोटा पैक बहुत बकबक कर रहा है, इसे मजा चखाना पड़ेगा। देखते ही देखते 1 बज जाता है। सभी बच्चे घर जाने लगते हैं कि चुड़ैल रोमेल को बावर्ची खाने में बंद कर देती है। देखते ही देखते स्कूल में सन्नाटा छा जाता है, जिसके साथ चुड़ैल और उसके बच्चे खूंखार रूप में धरकर रोमेल के पास आते हैं। चुड़ैल, भूत, मम्मी डैडी, मुझे बचाओ। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, आज तुझे मरना ही होगा। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते।
जाओ मेरे भूतिया बच्चों, खत्म कर दो इस रईस रोमिल को। चुड़ैल के इतना कहते ही भूतिया बच्चे रोमिल पर धावा बोल देते हैं। अगले दिन स्कूल के मैदान में रोमिल की लाश देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, जिसे देखकर सरपंच जी प्रिंसिपल के पास आते हैं। अरे प्रिंसिपल साहब, आपके रहते हुए स्कूल में ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? ये सब कुछ मेरी समझ से भी परे है सरपंच जी। जब से किशोर की जान गई है, कोई भी जन किसी भी कीमत पर स्कूल की पहरेदारी करना नहीं चाहता। देखिए प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल के भीतर 2 दर्दनाक मौत हो चुकी है। पूरा गांव गढ़ स्कूल को भूतहा करार कर रहा है। हमें ही एकजुट होकर कुछ करना होगा। आज से मैं स्कूल की सभी एक्टिविटी पर नजर रखूंगा। उस रोज से सरपंच और प्रिंसिपल सांझ दरी से सच का पता लगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। दूसरी ओर चुड़ैल अपने काम को अंजाम देती है। चुड़ैल के मिड डे मील से सभी बच्चे एकाएक मौत का कौर होते जा रहे थे। एक दिन देखो प्रिंसिपल साहब, जो इस स्कूल में हो रहा है वो साझे तौर से हमारे सामने है। हो ना हो बच्चों के बेशुमार मौत के पीछे इस मिड डे मील बांटने वाली का बड़ा हाथ है। हाँ, मैंने भी यही माने मिलाया है। जब से ये औरत बच्चों के बीच मिड डे मील बांट रही है, तब से या तो किसी बच्चे ने रोग का बिछौना पकड़ा है या कोई मौत का कौर हो गया है। बातें खत्म होने के बाद सरपंच जी गांव लौट आते हैं। तभी सुरेखा सरपंच के पास आती है। गजब हो गया सरपंच जी, चंकी को स्कूल भेजा था। हर दिन तो दोपहर तक आ जाता है, आज तो सांझ बीत गई, पता नहीं कहाँ रह गया। चिंता न करो, हम सभी स्कूल चलकर देखते हैं। सुरेखा और सरपंच के साथ पूरा गढ़ गांव भी स्कूल पहुंचता है। आज हम तीनों चुड़ैल माँ बेटे चंकी की चटनी बनाकर खा जाएंगे। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। जितना चीखना है चिल्लाना है चिल्ला, मगर इस रात के अंधेरे में इस बंद बावर्ची घर में किसी तक की तेरी आवाज नहीं जाएगी। माँ, बाबूजी, बचाओ मुझे। ये तो मेरे चंकी की आवाज है। धीरज धर सुरेखा, बस प्रिंसिपल साहब पहुंचने वाले हैं। क्या बात है सरपंच जी, इतनी रात के यहाँ क्यों बुलाया? आज फिर गांव का एक बच्चा गायब है। बचाओ माँ। ये आवाज तो स्कूल के बावर्ची घर से आ रही है। ये सुनकर सभी बावर्ची घर की ओर दौड़ते हैं, जहां सभी चुड़ैल को देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। ये तो वही खाना बांटने वाली औरत है। इसका मतलब वो औरत का ढोंग इस चुड़ैल की चाल थी। एकदम सही पहचाना तूने प्रिंसिपल। सबको मार दूंगी मैं। इस स्कूल को शमशान में न बदल दिया तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। चंदा? चंदा, तुम तो गांव छोड़कर चली गई थी, फिर ये सब कुछ? नहीं, इस प्रिंसिपल ने मुझ गरीब के पास मौत को गले लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चंदा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? सरपंच के पूछने पर चुड़ैल उसे सब कुछ बताना शुरू करती है। चंदा का पति इस दुनिया में नहीं, उसके 2 बच्चे बिट्टू और रानी, वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, चंदा उस स्कूल में मिड डे मील बांटने का काम करती है। बिट्टू, रानी, उठो बेटा, सूरज सर पर चढ़ाया है, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं माँ, हम स्कूल नहीं जाना चाहते। मगर क्यों? माँ, प्रिंसिपल सर मुझे और बिट्टू भैया को जमीन पर बिठाते हैं। और इतना ही नहीं माँ, वो रोमिल और चंकी आपको बुरा भला कहकर हमें चिढ़ाते हैं। बेटा, दुनिया की बात को दिल से नहीं लगाते। अगर पढ़ोगे नहीं तो अपनी माँ की तरह पिछड़े रह जाओगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। चंदा की बात से सहमत होकर तैयार हो जाते हैं बच्चे और तीनों स्कूल पहुंचते हैं। अरे देख, चंकी कांता बाई और अपने बच्चों को लिए चली आ रही है। तीनों उसकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। चंदा मिड डे मील तैयार करके बच्चों के बीच बांटती है। आ जाओ बच्चों, मिड डे मील ले लो। चलो, इससे पहले हमें मिड डे मील दो। क्यों नहीं चंकी, ये लो। इतना ही नहीं, मुझे और मिड डे मील दो। चंदा रोमिल और चंकी को खूब सारा देती है, जिसके कारण कुछ बच्चों की खातिर खाना कम पड़ जाता है और प्रिंसिपल चंदा को कहता है, चंदा, ये किस तरह से मिड डे मील बांटती हो तुम? रोजाना कुछ बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। सर, रोजाना रोमिल और चंकी खूब सारा मिड डे मील लेते हैं, इस वजह से कुछ बच्चों को खाना कम पड़ जा रहा है। अरे रोज रोज की बहानेबाजी से मैं तंग आ गया हूँ, बस बहुत हो गया। इसी पर मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। इस तरह चंदा को अपने काम से हाथ धोना पड़ता है। उसी शाम जानती हो माँ, रोमिल और चंकी दुगना मिड डे मील लेकर उसे कूड़े का कौर कर देते हैं। वो स्कूल के खाने को भी कभी नहीं खाते। सच सुनकर चंदा खूब रोती है। 2 दिन बाद रानी और बिट्टू अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ। मगर क्यों सर? क्योंकि तुम्हारी माँ मिड डे मील चुराती थी। चोर के बच्चों के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं है।
कसाई प्रिंसिपल चंदा के बच्चों को स्कूल से निकाल देता है। धीरे धीरे उनके घर की माली हालत बद से बदतर हो जाती है। गरीबी और भुखमरी की मार झेलते हुए थक हार कर चंदा अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेती है और वो तीनों भूत बनकर बाहर आते हैं। चंदा, तुम्हारे संग बहुत गलत हुआ, मगर बच्चे तो काठ की पुतली की तरह हैं। उन्हें समझ न थी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चंदा, एक बार इनमें अपने बच्चे को देखो। इनकी माँ का मुंह देखकर इन्हें छोड़ दो। एकाएक चुड़ैल को चंकी में अपने बच्चे की छवि दिखाई पड़ती है, जिसके बाद चुड़ैल बिन कुछ कहे अपने बच्चों के साथ गांव से सदा के लिए गायब हो जाती है। आरती देर सांझ अपनी दुधमुही बेटी बेला के साथ बाजार में बढ़ रही थी। तभी उसकी टक्कर बड़ी गाड़ी से बाहर निकल रही एक रईस औरत से होती है। ओफो, इतनी तेज तर्रार टक्कर मार दी, मेरी महंगी साड़ी की जात बिगाड़ दी, ब्लडी फूल। जैसे ही आभा नजरें ऊंची करती है, वह बड़ी आंखें करके बाहें फैलाते हुए बोलती है, आरती, सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। आप भी स्तब्ध रह गए ना कि आखिर अचानक आभा के स्वर कैसे बदल बैठे। दरअसल आरती और आभा सालों पुरानी सखी हैं, मगर रुतबे में दोनों के बीच अमीर गरीबी की गहरी खाई खड़ी है। अरे, ये क्या हालात बना रखे हैं तूने? मेरी छोड़, तू अपनी बता। सब कुछ मजे में है। ये मेरे पति हैं आरव, शहर के सफल बड़े बिजनेसमैन हैं। बधाई हो आभा, तेरी किस्मत तो बुलंदियों पर है। वैसे तेरे पति भी कुछ कम थोड़ी होंगे। आखिरकार हमारे कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट थी तू। नहीं आभा, मेरे पति कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं। उनकी बतौर एक पनिये की दुकान है। ये मेरी बेटी है बेला। तुमने अब तक बच्चा नहीं किया? हाल ही में मैं माँ बनी हूँ। बारबी नाम है मेरी बेटी का। वैसे मेरा घर पास में ही है, यही पॉश रेजिडेंसी में। तुम कहाँ रहती हो? पॉश रेजिडेंस के पीछे एक पुरानी बस्ती है, बस वहीं। ये सुनकर आभा आरती की गरीबी की हंसी बनाने के साथ अपनी अमीरी का बखान करते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, तुम यहाँ रहती हो? कितनी बिच्छम बिच्छी बस्ती है। आरती, वो पिछड़ी पुरानी बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए अनहाइजीनिक एरिया है। इससे पहले कि वो बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए बला बन जाए, वहाँ से निकल जाओ। आभा, मेरे पति जीजा जी के जैसे बड़े बिजनेसमैन नहीं। और रही बात मेरी बेटी की, तो जब एक औरत बतौर एक बच्चे की माँ बनती है, तो लालन पालन भी भली भांति सीख जाती है। मैं चलती हूँ। आरती के जाते ही आभा बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कार में सवार होकर बोलती है, तेवर तो ऐसे दिखा रही थी जैसे इसका पति बड़े बिजनेसमैन का डील डन करके लौट रहा हो। एक पनिये की बीवी होकर इतना बन रही थी। कुछ भी कहो आभा, तुम्हारी सहेली की सोच सराहनीय थी। देखा तुमने कैसे अपनी बेटी को सीने से सटाई हुई थी। क्षण भर भी अपनी बच्ची को दूर नहीं किया इसने। तुम कहना क्या चाहते हो आरव? मैं अपनी बेटी के लिए जिम्मेदार माँ नहीं बन सकी? आभा के पूछने पर आरव चुप्पी साधने में ही सहमति समझता है। आरती अपनी बच्ची के साथ पैदल पड़ाव पार करके बस्ती के दरवाजे से दस्तक देती है। कमरे के दोनों दीवारों की छोर से एक पुरानी साड़ी का झूला बंधा होता है। आरती अपनी बेटी को झूले में सुलाकर बोलती है, मेरी प्यारी सी बिटिया, तुम इस झूले में खेलो, मैं तुम्हारे बाबूजी के लिए खाना पका लूं। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आरती आंच बुझाकर फौरन अपनी बेटी को पुचकारते हुए सीने से सटाती है। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? ऐसे बिलक बिलक कर क्यों रो रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। आरती बेला को अपना दूध पिलाकर उसे सहलाते हुए थपकियां देकर सुला देती है। ये तो रही गरीब माँ की बच्ची की परवरिश। आइए एक नजर अमीर माँ की परवरिश पर प्रतिबिंबित करते हैं। आभा बाजार से आकर सोफे पर पसर जाती है कि आरव बोलता है, आभा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारी बेटी बारबी कब से रोई जा रही है और तुम्हें कोई परवाही नहीं है। कैसी माँ हो तुम? प्लीज आरव, भाषण झाड़ना बंद करो। एक तो बारबी की बिलखने की आवाज मुझे इरिटेट कर रही है। शारदा, अरे ओ शारदा। जी मैम साहब, बुलाया आपने? बारबी को भूख लग रही है, इसे यहाँ से लेकर जाओ, मिल्क बनाकर पिला दो इसे। आभा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बारबी बच्ची है, वो महज 2 माह की है और तुम उसे पाउडर का दूध पिलाने को बोल रही हो। जानती नहीं, डॉक्टर सख्त एडवाइस देते हैं कि 6 माह तक बच्चे को माँ का स्तनपान कराना चाहिए। व्हाट रबिश, डॉक्टर तो कुछ भी बकते हैं।
बारबी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी बॉडी मेजरमेंट है। एक और अमीर आभा के लिए उसकी बेटी सिर्फ एक बला थी, वहीं गरीब आरती के लिए उसकी दुनिया उसकी बेटी में ही सिमटी हुई थी। फिर एक रोज बाजार में। आभा, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। मगर तुम्हारी बेटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे आरती, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी बेवकूफ माँ नहीं जो अपनी छोटी सी बच्ची को इस गंदे गलीज बाजार में लाऊं। आभा, शायद तुम्हें शब्दों की समझ नहीं। अच्छा जरा बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी के कपड़ों के नाप नक्श का पता है? आरती के सवाल सुनकर आभा के चेहरे पर शिकंजा आ जाता है। क्या हुआ आभा? शायद तुम माँ बनने की पीड़ा को भूल गई, मगर मुझे बताओ वो पीड़ा याद है जब 9 महीने तकलीफ के डगर को तय करके मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। मेरी सोच से तुम्हारी बच्ची को इस शॉपिंग से बढ़कर तुम्हारी साई की सख्त जरूरत है। बेजुबान बच्चों के लिए उनकी दुनिया माँ के साई में ही सिमटी होती है, समझी? ये बोलकर आरती आगे बढ़ जाती है और आभा पांव पटकते हुए बोलती है, गरीब गवार कहेगी। माँ की ममता का ज्ञान तो कोई इससे सीखे, तभी तो बच्चे के बीच उलझकर अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया है इसने। समय गुजरता जाता है। आभा अक्सर अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों के साथ सैर सपाटे में मशरूफ रहती। वहीं दूसरी ओर आरती की सुबह बेला के साथ शुरू होती और उसके सोने के साथ खत्म होती। बेला के एक बिलखने पर उसकी आंख खुल जाती, मगर आभा को अंदाजा ना था कि आगे क्या होने वाला था। शारदा, मैं अपनी सहेलियों की पार्टी में जा रही हूँ, बारबी को सुला देना। मेम साहब, बारबी की सेहत कुछ सही नहीं, इस घड़ी उसे आपके साथ और आपके साए की जरूरत है। बंद करो ये बकैती, इस मौके पर मैं पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती। खास पार्टी के लिए मैंने ये महंगा पहनावा पहना है। मैंने तुम्हें बाई बनाकर बकबक के लिए नहीं रखा, बारबी के लिए रखा है। आभा शारदा को झड़ पकड़ चल देती है। तभी देर रात आरव घर में दस्तक देता है। साहब, बारबी बिटिया की तबीयत बिगड़ रही है। मेम साहब अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में गई हैं, फोन भी नहीं उठा रही। रात के 2 बज रहे हैं, इस घड़ी कोई क्लिनिक भी खुला नहीं होगा। अस्पताल भी कोसों दूरी पर है। डॉक्टर को फोन तो कर दिया है, मगर उन्हें आने में समय लगेगा। आप बारबी का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। आरव रोते बिलखते हुए बस्ती आकर आरती को पुकारता है। आरती अपनी बच्ची को गोद में लिए गेट खोलती है। आप यहाँ? आरती जी, मेरे साथ चलिए। आरती आरव के घर आती है। बारबी तो तेज बुखार से तप रही है, ये भूख से बिलख भी रही है। आरती बिना वक्त गवाए बारबी को अपना दूध पिलाती है। तभी आभा वहाँ आकर बिगड़ते हुए बोलती है, करीब कवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को अपना गंदा दूध पिलाने की? एकाएक डॉक्टर वहाँ दस्तक देते हैं और जांच पड़ताल करके कहते हैं, मिसेज आभा, अभी कुछ देर पहले आपने जिससे बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से ही आपकी बच्ची का बचा हुआ है। डॉक्टर, ये गरीब मेरे बच्चे को क्या बचाएगी जो खुद गरीबी के गड्ढे में गिरी हुई है? मैंने आपको पहले भी चेताया था कि बारबी को सिर्फ स्तनपान कराना, मगर अमीरी का फायदा उठाकर आपने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी बाई को सौंप दी। मगर आप भूल गईं कि बाई सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करेगी। माँ का दूध बच्चे के लिए सुनहरा आहार है। आरती के दूध से ही बारबी का बचा हुआ है, क्योंकि माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आरती के स्तनपान से बारबी की सेहत पर सुनहरा असर हुआ है। ये सुनकर आभा का सर शर्म से झुक जाता है। आरती, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं अपनी अमीरी के बलबूते से अपनी बेटी को शानो शौकत से पालूंगी, मगर तुमने मुझे दूध का कर्जदार बना दिया। सही मायने में तुम मुझसे सैकड़ों गुना अमीर माँ हो। वो घटना आभा के लिए एक सुनहरा सबक बन जाता है। आज आभा आरती की नाई बतौर एक जिम्मेदार माँ बनकर अपनी बेटी की भली भांति जिम्मेदारी संभाल रही है। वैशाली नगर में 2 सहेली प्रिया और शिवानी एक दूसरे के घर के आमने सामने रहती थी, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि उन दोनों की बहुत लड़ाई हुआ करती थी। जहां प्रिया वेल टू डू घर से थी, वहीं शिवानी बहुत ही गरीब थी। दोनों के एक एक बच्चा था और सर्दी शुरू हो चुकी थी। वहीं शिवानी की बेटी आंचल को ठंड से बुखार आ जाता है। तभी वो अपनी बेटी को कहती है, शांत हो जा बेटा, ऐसे कांप मत। माँ, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ स्वेटर वगैरह पहना दो ना। हाँ। बेटा, अब तुझे पता तो है ही कि हम गरीब हैं, कहाँ से लाऊं स्वेटर? ऊन इतना महंगा होता है कि मैं हाथ से भी नहीं बना सकती। रुक जा,
तुझे मैं बोरी उड़ा देती हूँ, वो भी गर्म होती है। ये बोलकर शिवानी बाहर से जब बोरी लाने जाती है तो घमंडी प्रिया उसे देखकर कहती है, अरे इस बोरी का क्या करोगी तुम? वो मेरी आंचल को ठंड लग रही थी। अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए बोरी उड़ाओगी? हाँ चीप। तुम गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता, हमेशा फकीर के फकीर ही रहोगे। बताओ, इतना भी नहीं कि अपनी बेटी को एक स्वेटर दिला सको। और मेरे बेटे को देखो, 2-2 स्वेटर बना कर रखते हैं हम, वो भी ब्रांडेड वाले। देख प्रिया, अपने आप को ज्यादा मत बन, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बचपन की दोस्त है। तो भूल जा, वैसे भी हमारी कभी सुलह हुई है जो आज होगी गरीब कहीं की। प्रिया खबरदार, जो दोबारा मुझे गरीब कहा तू, जिंदगी भर तू मुझे गरीब नहीं कह सकती। आज तो लड़ाई होकर ही रहेगी। ये बोलते ही दोनों अपने अपने असली रूप में आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। मगर इंसानी लोग उन चुड़ैलों को देख नहीं पाते। कभी अमीर चुड़ैल उसे मारती है तो कभी गरीब चुड़ैल शिवानी उसे मारती है। ऐसे लड़ते देख उन दोनों के पति भूतिया रूप में आकर उन दोनों को अलग अलग करते हैं और घर में ले जाते हैं। तभी शिवानी चुड़ैल का पति रमेश कहता है, अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गई। तुम दोनों सहेलियों को लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अरे तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो? हमेशा चुनौती देगी तो मैं भी तो लड़ूंगी ना। तुम्हारी वजह से वो गरीब गरीब बोलकर मुझे चिढ़ा रही थी। अरे जब तुम्हें पता है वो अमीर चुड़ैल हमेशा तुमसे पिनकी हुई रहती है तो तुम ही चुप हो जाया करो। हाँ, सारी समझदारी मैं ही दिखाऊं, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं ना। माँ पापा, बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो करिए। फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे लिए मांस लेकर आता हूँ। उससे तेरे शरीर को गर्मी पहुँचेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है पापा। ये कहते ही रमेश उसके लिए मांस लेने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिया का भूतिया पति मुकुल कह रहा था, अरे बार बार अपनी सहेली से लड़ती क्यों रहती हो? उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना छोड़ दो, बहुत हुआ। नहीं छोड़ूंगी मैं, उसका मजाक उड़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। जब तक उसे जलील न कर दूं, मेरा दिन पूरा नहीं होता। रहने दो, मेरी बेइज्जती किए बिना भी तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता। अपनी अमीरी का दिखावा करना बंद करो। कौन सा तुम कमा कर ले आती हो? काम तो मैं करता हूँ। बस बस रहने दो, वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं। अच्छा भगवान, मैं ही चुप हो जाता हूँ। ऐसे ही अगले दिन दोनों इंसानी रूप में बाजार गई थीं। गरीब शिवानी चुड़ैल अपनी बेटी के लिए सस्ती सी ऊन खरीदने आई थी, सिर्फ इसलिए कि उस पर सीमित शक्तियां थी। इसलिए वो चुड़ैल होने के बावजूद भी बेटी को महफूज नहीं रख सकती थी। वहीं प्रिया भी अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे स्वेटर और जूते लेने आई थी। तभी ऊन लेते हुए उसे चुड़ैल प्रिया देख लेती है। ये वाला ऊन मोटा तो है ना, बच्चे को ठंड तो नहीं लगेगी ना? ओहो, तो मैडम यहाँ सस्ता सा घटिया सा ऊन लेने आई है ताकि अपनी आंचल बिटिया को पहना सके। वैसे तुम इसके अलावा और कुछ भी कर नहीं सकती हो। ये देखो, मैं अपने बेटे चिंटू के लिए क्या क्या लाई हूँ। उसके लिए सर्दी वाली स्वेटर, जैकेट, कैप और ये मफलर भी लाई हूँ। ये सब तो खरीदने के लिए वैसे ही तुम पर पैसे नहीं होंगे और ना ही कभी देखे होंगे। बस बहुत हुआ। अगर तुम पर पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ढोल पीटती रहोगी। अपने पैसे का बखान करना बंद करो। ठीक है, अच्छी बात है, तुम अपनी बच्चों का इतना कुछ दिला रही हो, खरीद रही हो। मेरा जैसा है मैं वैसे रह लूंगी अपने बच्चों के साथ। मैंने अपने बच्चों को इतना सिखाया है कि वो कम में भी गुजारा कर सके। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, कैंची की तरह कतर कतर। लोग नहीं होते ना तो चुड़ैल बनकर अभी तुम्हें बता देती। वैसे भी मैं ही जीतती, क्योंकि तुम पर तो शक्तियाँ भी नहीं है ना पैसा है। दोनों तरफ से मात खा गई हो। कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ, तुमसे बेहतर हूँ। कम से कम तुम्हारी तरह घमंडी तो नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपने घमंड और पैसों के आगे कुछ दिखता ही नहीं। जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाएगा, उस दिन तुम बहुत पछताओगी। ओफो, ज्ञान देना बंद करो अब। तुमसे तो बोलना ही बेकार है, तुम मत बोला करो ना। ये कहते ही दोनों चुड़ैल मुंह फुलाकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन बाद सर्दी और बढ़ जाती है और दिन में धूप आ जाती है। शिवानी अपनी बेटी के साथ घर के बाहर धूप में खटिया डालकर बैठ जाती है और मूंगफली खाती है और कहती है, ले बेटा, मूंगफली खा ले, इससे तुझे गर्माहट पहुंचेगी।
ठंड नहीं लगेगी। ठीक है माँ। माँ बेटी आराम से मूंगफली छील कर खा रही थी। तभी छत पर कपड़े सुखाते हुए प्रिया चुड़ैल कहती है, अरे चिंटू बेटा आजा, ले मूंगफली बादाम खा ले, क्योंकि नकली मूंगफली खाकर तो तेरी सेहत नहीं बनने वाली ना, तेरी ठंड रुकेगी, इसीलिए तू काजू किशमिश बादाम खा ले। आ गया माँ, लाओ। अरे वाह माँ, काजू और बादाम तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। हाँ बेटा। अरे शिवानी तुम, ओहो, अपनी बेटी को मूंगफली खिला रही हो। अरे भाई तुम्हारी बेटी की क्या सेहत बनेगी। देखो शर्माओ मत, बेशर्म होकर मुझसे थोड़ी सी मुट्ठी भर काजू बादाम तो मांग ही सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, ना पैसे मांगूंगी ना सुनाऊंगी। रुक जा बेटा, जादू से तेरे लिए लस्सी लाती हूँ। धूप में लस्सी पीकर तुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, लस्सी भी दे दो। ये बोलकर अपने जादू से चिंटू को लस्सी देती है। तभी आंचल कहती है, माँ मुझे भी लस्सी चाहिए, आप भी उनकी तरह जादू करो ना, ताकि मैं भी चिंटू की तरह लस्सी पी सकूं। बेटा मेरे पास सिर्फ सीमित शक्तियाँ हैं, जिसे मैं मुश्किल समय ही उपयोग कर सकती हूँ। उसकी तरह हर छोटी मोटी चीज के लिए शक्तियाँ मुझे प्रदान नहीं की गई। ये मेरी शक्तियों के विरुद्ध है। ऐसा कर, तू गुड़ खा ले। अगर तुझे मीठा ही खाना है तो ये कर, ये भी लस्सी की तरह ही फायदेमंद है। माँ पर लस्सी वाला स्वाद तो गुड़ में नहीं आएगा। बेटा वो हमें जानबूझकर चिढ़ा रहे हैं। हमारे पास जितनी चादर होगी उतने ही पैर पसारने होंगे ना। चादर को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ गई माँ। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। प्रिया अमीर चुड़ैल थी, इसलिए वो हर प्रकार की चिमनी अपने घर में लगाकर घर में गर्माहट बनाए रखती थी। तभी एक दिन उसका बेटा चिमनी को जला देता है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है और चुड़ैल प्रिया चाहकर भी अपने बच्चे को उस आग से बचा नहीं पा रही थी। वहीं गरीब चुड़ैल चूल्हे के बचे गर्म कोयले से ही अपने घर को गर्माहट में कर देती है। तभी शिवानी के कानों में प्रिया चुड़ैल और उसके बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे ये तो प्रिया रो रही है और चिंटू की भी आवाज आ रही है। मैं, क्या कोई गड़बड़ हो गई है? मुझे जाना पड़ेगा। मामा जल्दी चलो, चिंटू के घर में आग लग गई है, उन्हें बचा लो जाकर। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो फटाफट से प्रिया के घर में जाती है। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आग बुझाने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता है। माँ बचाओ मुझे, माँ मैं मरूंगा तो नहीं ना माँ। माँ हे भगवान, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगी। मेरी शक्तियाँ अभी है मुझ पर। तभी असीमित शक्तियों से शिवानी अपनी सहेली के बच्चे को बचा लेती है। वहीं असीम शक्ति होने के बाद भी अपनी सारी शक्तियों को खत्म कर देती है, जिससे उसकी आंखों से अमीर घमंड की पट्टी उतर जाती है और प्रिया अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना कुछ कहा, फिर भी तूने आज मेरे बेटे की जान बचाई और अपनी शक्तियों को भी मैंने खत्म कर दिया। आज मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरी सहेली, आज मेरी आंखों पर जो अमीर की पट्टी थी वो हट चुकी है। कोई बात नहीं यार, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और मुझे क्या ही चाहिए, बस हमारी बचपन की दोस्ती अभी बनी रहे, मेरे लिए वही काफी है। इस तरह दोनों सहेली एक दूसरे से गले लग जाती हैं और हमेशा के लिए एक होकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।